नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मेरी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है एक नई शुरुआत। मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ मुंबई के एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाले रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर भी मेरे मन में एक अलग ही तूफान उमड़ रहा था। मैं इन्हीं विचारों के चक्रव्यूह में फंस गया था। इतने में जूही ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जूही न केवल मेरी पत्नी है बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। ऐसा लगा मानो उसने मेरे मन और विचारों को समझने में पीएचडी कर ली हो। विचारों के उस तूफान से बचने के लिए मैं अपनी बेटी से बातें करने लगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी अवनी को भगवान ने मुझे मेरे जीवन के सभी कष्टों से बचाने के लिए भेजा है। उसके चेहरे की एक मुस्कान मुझे अपने जीवन के सारे दुख भुला देती है। अवनी से बातें करते करते ट्रेन आ गई और ट्रेन के आते ही मेरे मन में ये विचार आने लगे, ये वही ट्रेन है जिससे मैं पहली बार मुंबई आया था। 15 साल पहले मैं सब कुछ छोड़कर इसी ट्रेन से मुंबई आया था। मुझे आज भी 15 साल पहले की वह रात याद है जब मैं घर से सारा पैसा चुराकर भाग गया और मुंबई आ गया और सपनों के इस शहर में अपना निवास बनाए रखने के लिए, खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करने लगा। आज 15 साल बाद यह ट्रेन मुझे वापस मेरे घोंसले तक ले जाने वाली थी, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं बड़ा हुआ, जहां मैंने सपने देखना और अपने सपनों को हासिल करने के लिए दृढ़ रहना सीखा। मेरा घर, मेरा घोंसला, मेरा गांव, मेरा शिवपुर ही मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन मुंबई ने यह सब छीन लिया। अवनी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं ख्यालों से हकीकत में आ गया। हम भीड़ के बीच से सीट ढूंढते हुए धीरे धीरे ट्रेन में दाखिल हुए और अपनी सीटों पर बैठ गए। सीट पर बैठकर जूही और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लगता है मानो हम आंखों से एक दूसरे के मन की बात बता रहे हों। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी और हमारा गांव की ओर सफर शुरू हो गया। इतने सालों बाद गांव जाने की वजह भी बहुत बड़ी थी, वरना जब से मैं मुंबई आया हूं मेरी कभी गांव जाने की हिम्मत नहीं हुई और न ही मेरे माता पिता मेरी चिंता के कारण मुझे देखने मुंबई आए। ऐसा नहीं कि मैंने माफी मांगने की पहल नहीं की। इसके विपरीत जब मैंने मुंबई में काम करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले घर पर फोन किया। मैं अभी भी अपने हाथों में कंपन महसूस कर सकता हूं। फोन उठाया तो मां को थोड़ी हिम्मत मिली। 2 महीने बाद जब उसने अपने इकलौते बेटे की आवाज सुनी तो वह रोने लगी। जब वो रो रही थी तो मैं रोने लगा। पहले तो मुझे मां की कड़वी बातें सुननी पड़ी, लेकिन बाद में उनकी बातों में प्यार और देखभाल का पुट आने लगा। मैंने अपनी मां को सारी स्थिति बताई और माफी भी मांगी। मां ने कहा कि पापा का गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए मैं बाबा से बात करने से बचने लगा। कल रात मेरी मां के एक ऐसे ही फोन कॉल ने मुझे चिंता की गहरी अंधेरी घाटी में डुबा दिया। मां ने खबर दी कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। अचानक मेरा पितृ प्रेम मेरी सारी झिझक पर हावी हो गया और मैंने अपने गृहनगर जाने का फैसला किया। जूही ने अवनी को कहानियां सुनाना शुरू किया ताकि वह बोर न हो, क्योंकि यात्रा थोड़ी लंबी थी। इसने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। जब मैं छोटा था तो मेरी मां मुझे कहानियां सुनाती थी। हर रात कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती थी। मां एक परी थी जिसने मेरे लिए मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता तो मैं अपनी मां से कहता और फिर मां पिताजी के पास मेरी गुहार लेकर जाती। इसके बाद 2-3 दिन तक इस मामले पर चर्चा करने के बाद आखिरकार मेरी मांग पूरी हो गई। मेरे लिए मेरे पिता हिंदी फिल्म के खलनायक से भी ज्यादा खतरनाक थे। मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने बाबा के सामने अपनी ओर से क्या कहा था। जब मैंने जीवन में पहली बार बाबा के सामने बात की तो मुझे 2 चाटे खाने पड़े और घर में बड़ा झगड़ा हो गया। रिश्तों में मनमुटाव और युवावस्था में अहंकार और साहस, यह मेरे घर से भागने के मुख्य कारण थे। रहा सवाल पैसे चुराने का, तो मैं अब तक इसके लिए खुद को माफ नहीं कर पाया हूं। चाय बनाने वाले की आवाज सुनकर मैं फिर से होश में आया। अपने आप पर हंसा। मैं अपनी सोच को सही साबित कर रहा था। मुझे मुस्कुराता देख जूही भी मुस्कुरा दी। मेरी उस मुस्कुराहट से मानो उसे मेरे दिल की सारी बातें पता चल गईं।
सच में उसने मुझ पे पीएचडी की थी। जूही ने मुझे सोने का इशारा करते हुए अवनी के साथ खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं भी अवनी के साथ खेलने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता और मेरे बीच का मनमुटाव मेरे और मेरी बेटी के बीच रहे। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरी बेटी वह न करे जो मैंने किया। इसलिए मैं एक पिता से ज्यादा अपनी बेटी का दोस्त बनने की कोशिश करता हूं। उसकी पसंद नापसंद, वह क्या चाहती है, इसकी परवाह करता हूं। और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अपनी बेटी का बहुत अच्छा और करीबी दोस्त बन गया हूं। अवनी के साथ खेलते हुए और यादों के तूफान में विचारों की लहरों पर सवार होकर मैं आखिरकार गांव पहुंच ही गया। जूही और अवनी ट्रेन से उतर गईं, लेकिन मेरे पैर उस ट्रेन के दरवाजे पर अटक गए थे। शिवपुर की धरती पर पैर रखने की मानो हिम्मत ही छूट गई। हमारे जीवन में हमेशा यही होता रहता है। जब हम अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को छोड़ देते हैं और उस व्यक्ति के पास दोबारा जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति अचानक हमारे सामने आ जाता है तो मन की स्थिति अवर्णनीय होती है। ऐसी ही स्थिति मेरे साथ भी हुई। जूही ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी उस मुस्कुराहट और उन आंखों में स्नेह, आराम, प्यार और आश्वासन था कि जब मैं जीवन में हर पल, हर समस्या, हर स्थिति का सामना करूंगा तो वह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। वह मुस्कान ही, औकान ही मुझ में आत्मविश्वास जगाने के लिए काफी थी। जूही का हाथ पकड़कर मैंने 15 साल बाद शिवपुर की धरती पर पहला पैर रखा। दरअसल अगर जूही मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं मुंबई की उस भीड़ भाड़ में अपने माता पिता और शिवपुर की याद में पागल हो गया होता। जूही ने मुझे मुंबई में खुश रहने का कारण दिया। वह मेरी जिंदगी में आई और मेरी किस्मत को ऊंची छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। मैं हर पल सफलता के शिखर पर चढ़ता रहा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी माता पिता और शिवपुर की यादें आंखें नम कर देती थीं। हर पल, हर शुभ कार्य गांव की याद दिलाता था। मैं गांव पहुंच चुका था, लेकिन मेरे गांव आने का कारण सुखद नहीं था। मुझे पापा की बहुत चिंता थी। मेरा घर शिवपुर स्टेशन से 20 मिनट की दूरी पर था। ये दूरी मुझे 20 घंटे जैसी लग रही थी। समय निकालने के लिए मैं शिवपुर देखने लगा। हमारा रिक्शा शिवपुर की सड़क पर चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे शिवपुर की हर इमारत, दुकान, पेड़ मुझे देखने के लिए दौड़ रहे थे। पिछले 15 वर्षों में शिवपुर का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। गांव धीरे धीरे शहर में तब्दील हो गया। गांव में लोगों और वाहनों का आवागमन बढ़ गया था। अब छोटी दुकानों की जगह बड़ी दुकानों ने ले ली है। गांव में एक मॉल भी शुरू हो गया था। गोलू पानीपुरी का ठेला अब दुकान में तब्दील हो चुका था। दुकान के सामने भीड़ पहले से ज्यादा थी। वह दुकान मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जीवन में पहली बार वहीं पानीपुरी खाई। इसके अलावा मैं अपने जीवन में पहली बार किसी लड़की को यहीं पे डेट पर ले गया। जिंदगी भर की दोस्ती भी यहीं बनी और पहली बार मुंबई जाने का सपना भी यहीं देखा। हुआ यूं कि कॉलेज के आखिरी साल में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। सच कहूं तो प्यार में पड़ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। स्कूल के समय से ही मेरे मन में ऐसे कई आकर्षण रहे हैं और वे खत्म हो चुके हैं। मैं इस आकर्षण को प्यार समझता था। मेरे आयु वर्ग के सभी लोग इस बीमारी से पीड़ित थे। सच्चा प्यार क्या होता है मुझे तभी पता चला जब मैं जूही से मिला। उससे सीखा प्यार का वो सबक कभी भुलाया नहीं जा सका। इसी तरह 14 फरवरी को मैं उस लड़की को कॉलेज से गोलू पानीपुरी स्टॉल पर ले आया। मैं हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था, लेकिन वह गंभीर लग रही थी। मैंने उससे उसकी गंभीरता का कारण पूछा और कारण सुनकर चौंक गया। उसके परिवार ने उसकी शादी मुंबई के एक लड़के से तय कर दी थी, लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि वह सहमत हो गई। काफी देर तक मैंने उसे और उसने मुझे समझाया। आखिरकार उसने मेरी और मुंबई के उस लड़के की तुलना करके हमारे बीच का आखिरी धागा भी तोड़ दिया।
अब उस रिश्ते के दोबारा जुड़ने की कोई संभावना नहीं थी। मेरा एक और आकर्षण उस पानीपुरी के ठेले पर खत्म हुआ। जो लड़की कुछ ही घंटे पहले मुझे प्रिय थी, वह पहले से भी अधिक अप्रिय हो गई थी। लेकिन उसने जो तुलना की, वह जीवन भर अविस्मरणीय रही। वहीं पर मैंने तय किया कि अगर बड़ा और सफल होने के लिए मुंबई जाना जरूरी है, तो मैं मुंबई जरूर जाऊंगा। उस पानीपुरी स्टॉल पर देखा गया वो सपना आज पूरा हो गया है, और जिस लड़के के लिए उसने मुझे छोड़ा था, वह आज मेरी कंपनी में मेरे अधीन काम करता है। पानीपुरी का वह ठेला सचमुच मेरी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। जीवन में सफल होने के लिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जैसे जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ता गया, मैंने ठान लिया था कि मैं सीढ़ियां चढ़ता रहूंगा, भले ही कई चीजें पीछे छूट जाएं। लेकिन अब मैं वह सब कुछ वापस पाना चाहता था जो मैंने पीछे छोड़ दिया था। मैं रिश्ते में बनी कड़वाहट को कम करना और मिठास बढ़ाना चाहता था। रिक्शा रुक गया और मैं अपने घर के सामने खड़ा हो गया। मेरा घर, मेरा वह घोंसला अब भी उसी जगह मजबूती से खड़ा था। मैं जूही और अवनी के साथ दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने कांपते हाथों से घर का दरवाजा खटखटाया। मुझे याद है कि मैंने जूही का हाथ बहुत कसकर पकड़ा था। मैं अपने मन का बांध न तोड़ने के लिए खुद से लड़ रहा था। मैं अपने आप से लड़ ही रहा था कि दरवाजा खुल गया। दरवाजे के एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ मां थी। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सचमुच उसके सामने खड़ा हूं, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। उसका बेटा सच में उसके सामने खड़ा था और उसके धैर्य का बांध टूट गया। वह मुझसे लिपट कर दरवाजे पर रोने लगी। अब मैं खुद को खो रहा था। मेरी भावनाएं टूट गईं और मेरी आंखों से खुशी और प्यार के आंसू बहने लगे। मैं अभी भी अपनी मां की कांपती हथेलियां मेरी पीठ पर महसूस कर सकता था। थोड़ी देर बाद मैं मां को शांत कराने लगा। मैंने जूही और अवनी का उससे परिचय कराया। मां ने जूही को आशीर्वाद दिया और अवनी को उठाकर उसको चूमा। मां हमें घर के अंदर ले गईं। घर का हर कोना वैसा ही था जैसा 15 साल पहले था। हर सामान एक वैसा ही था। पूरे घर में मुझे अपना बचपन नजर आ रहा था। मैं सबसे पहले बाबा के कमरे में गया। जैसे जैसे मैं बाबा के कमरे की ओर बढ़ा, हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ती गई। जूही ठीक मेरे पीछे थी। मैं दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाते हुए कमरे के सामने खड़ा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर अपनी मां की ओर देखा तो वह अवनी के साथ मेरे कमरे की ओर आ रही थी। मुझे नहीं पता कि मां अवनी को लेकर मेरे कमरे में क्यों जा रही थी। मैंने बाबा के कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था। मां नीचे आई और हमें बताया कि पिताजी ऊपर वाले कमरे में हैं। मैं इस बात से बिल्कुल हैरान था। मां ने बताया कि जब से मैंने घर छोड़ा है, बाबा रोज मेरे कमरे में जाते थे और घंटों बैठे रहते थे। जितना वे मुझसे नाराज थे, उतना ही वे मुझे याद करते थे। वे भी बच्चे का वियोग सहन नहीं कर सके। ये सब सुनकर मेरी आंखें गीली हो गईं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पिता, जिनसे मैं बचपन से इतना डरता था, वे मुझसे इतना प्यार कर सकते हैं। असल में यह मेरी गलती थी। मैंने कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैं ऊपर वाले कमरे में भाग गया। बाबा बिस्तर पर बैठे अवनी के साथ खेल रहे थे। बाबा के चेहरे पर बुढ़ापे के निशान साफ नजर आ रहे थे। मैं सीधा उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। मेरे आंसुओं ने उसके कंधे को गीला कर दिया। बाबा ने अपने हाथों से मेरी पीठ थपथपाई। मैं उन पीठ थपथपाने वाले हाथों की कंपकंपी को अपने दिल तक महसूस कर सकता था। रिश्ते की गांठ अब खुलने लगी थी। रिश्ते की कड़वाहट धीरे धीरे हमारे आंसुओं से धुल रही थी और रिश्ते में मिठास फैल रही थी। अब किसी भी त्योहार पर मेरा पूरा परिवार साथ रहेगा। मेरे जीवन के खाली स्थान भर जाएंगे और हम सभी का जीवन खुशहाल हो जाएगा। बाबा को दिया गया यह आलिंगन हमारी असहमति का अंत और हमारे रिश्ते की मिठास की शुरुआत थी। यह मेरे जीवन की एक नई शुरुआत थी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बहुत जल्द आपको नई कहानियां भी सुनने मिलेगी। बस तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक अलविदा।